काम में। तो एक्चुअल के अंदर किसी बच्चे का फोन आ रखा था, तो दैट्स व्हाई वो थोड़ा सा उस बिजी हो गया था। सो मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली, चेंज होगी कॉन्टिन्यूसली, हम उसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है बच्चा हमारे पास, अभी कुछ एक चीजें मैं आपको पूछता हूँ, क्या हमारे पास जो डोमेस्टिक करंट आप यूज करते हो, डोमेस्टिक, वो बच्चा आप डोमेस्टिक जो यूज करते हो जिसका बिल आता है, वो एसी है कि बच्चा आपके पास डीसी है? शाबाश बच्चा, हमारे पास एसी है। दैट करंट इज नोन एज टू बी एसी। हालांकि हमारे पास बच्चे बोलते हैं सर जो मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हो मेयर है तो वो डीसी, और डोमेस्टिक का मतलब होता है मोबाइल को आप घर से बाहर लेके जा सकते हैं। ओके चलो नेक्स्ट बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए फ्रीक्वेंसी, अगर मैं आपसे पूछूं अगर ये वेरी कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर है? जी बताओ, बताओ। इसके बच्चा हमारे पास 50 हर्ट्ज, ये हमारे पास इंडिया के अंदर है। कैन एनीबॉडी सेज कि यूएसए के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी 55 और 60, 55 और 60 हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी कैसे तय होती है, कोई बच्चा बता सकता है? और यूएसए की फ्रीक्वेंसी 60 का मतलब क्या, और बच्चा हमारी फ्रीक्वेंसी का मतलब 50 क्या? क्यों? एक सिंपल सी बात है, अंग्रेज हमारे यहाँ की बिजली बनाकर गए। आप जिस शहर पठानकोट में बैठे हैं, कोई बच्चा पठानकोट का मुझे बता सकता है कि वहां पर बिजली, पठानकोट में पहली बार बिजली कौन से सन में आई थी, कौन से ईयर में आई थी? कोई बच्चा पठानकोट का? जी कोई बच्चा पठानकोट का मुझे बता सकता है? जी बोलो, पता है कि नहीं पता है? मैं बताता हूँ बच्चे, आपके पठानकोट शहर के अंदर जो बिजली आई थी बच्चे हमारे पास, वो 1935 के अंदर आई थी। याद रखना, वो 1935 के अंदर आई थी। खैर चलो, ये बच्चा हमारे पास एक अलग पॉइंट है। पॉइंट बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या चीज है बच्चे, अगर आप ध्यान से समझो, क्या हमारे पास ये बिजली बनती कैसे और बिजली बच्चा हमारे पास आती कैसे? अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूं, हमारे पास डैम के अंदर, जो डैम है ना बच्चे, डैम के अंदर बच्चे इस तरीके से आपके पास टरबाइन होती है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं। और इस टरबाइन के अंदर बच्चा हमारे पास कुछ फिन्स, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे फिन्स होती हैं, और इन फिन्स का एंगल आपस में 120 डिग्री का होता है। ये बच्चे टरबाइन है और इनकी फिन्स हैं, और इनके बीच में एंगल बच्चा हमारे पास कितने का होता है? 120 डिग्री का। अब ध्यान से समझना, ये टरबाइन गोल घूमती है, और अगर इसके गोल घूमने की फ्रीक्वेंसी कितने की है बच्चे हमारे पास? 50 के आसपास की। तो बच्चे ये 50 हर्ट्ज की आपको देती है, और अगर ये 60 बार घूम जाएगी तो आपको कितनी बार देगी बच्चे? 60 टाइम्स। अब पता है बच्चे का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा? मुझे पता है सर, इसको 60 बार घुमा दो, हाँ या ना? घुमा दे 60 बार? क्या लगता है 60 बार घुमाने से बिजली 60 हो जाएगी? हो तो जाएगी, लेकिन अंग्रेज जो बिजली की तारे डाल के गए बच्चों, सबको चेंज करना पड़ेगा। तो भारत की सरकार कहती है क्या फर्क पड़ता है यार, 50 चल रही है चलने दो। चलो क्या, अब एक बात बताओ, आपके घरों के आसपास जो बिजली की तारे हैं बच्चे, उनका नंबर, जर्नल नंबर 5 भी होती है, पर जनरली बच्चे सक्षम पूछ सकते हो आप क्वेश्चन। सर 60 और 50 हर्ट्ज में फर्क क्या पड़ेगा? बेटा बहुत सारा फर्क पड़ता है आपके पास, जैसे कि बच्चे एफिशिएंसी का फर्क पड़ जाता है, यानी कि अगर एफिशिएंसी है बच्चे वो थोड़ी सी 60 वाली थोड़ी सी एफिशिएंट बच्चे हमारे पास हो जाती है, बस और कुछ नहीं बच्चे, एफिशिएंसी का फर्क पड़ता है। चलो अब आगे चलते हैं। ये 5 वायर्स हैं बच्चे, ये 5 वायर्स होती हैं, लेकिन इन जनरल 4 तो होती है, और बहुत पुरानी जगह पे चले जाओ, बहुत गांव साइड पे, तो वहां पर कितनी बच्चे तारे होती है बिजली के? आपने देखा बच्चे, 2 तारे होती है। लेकिन आजकल बच्चे अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास कितनी होती है बच्चे? आपके पास यहाँ पर 4 वायर्स होती है। इन 4 वायर्स में से बच्चे मैं आपको बताता हूँ, ये फेज 1 होता है, ये बच्चे फेज 2 होता है, ये बच्चे फेज 3 होता है, और बच्चे एक वायर न्यूट्रल होती है। डैम से बिजली इन तीनों वायर से होती है, और वापस क्योंकि करंट किस में चलता है? क्लोज सर्किट में, तो न्यूट्रल वायर से जो करंट है वो वापस बच्चे कहाँ की तरफ को जाता है? डैम की तरफ, न्यूट्रल से। न्यूट्रल यहाँ पर जुड़ती है, बाकी तीनों के साथ ये फेज होता है। और आपके घर में
सपोज के बच्चे हमारे पास ये अभिषेक का घर है, और सपोज के ये हमारे पास यहाँ पर प्रज्वल का घर है, और यहाँ पर बच्चे सक्षम का घर है। न्यूट्रल तीनों में आएंगे, न्यूट्रल तीनों में आएंगे, न्यूट्रल बच्चे हमारे पास तीनों में आएंगे, और न्यूट्रल बच्चे हमारे पास करंट को वापस लेके जाते हैं, याद रखना। अब मान लिया जाए कि ये हमारे पास प्रज्वल का घर है, इसको इन दोनों में से हम बोलते हैं हमारे घर पे 2 फेज आ रहे, यहाँ से बच्चे आ गए, तभी तो आपके घर के अंदर बच्चे ऐसे, यहाँ पर बच्चे अगर आप देखते हैं तो हमारे पास वहां पर मीटर में क्या लिखा होता है बच्चे, आपने कभी मीटर देखा बच्चे अपने ध्यान से, आपने मीटर देखा अपना? जी बोलो, मीटर देखा आपने कभी? अरे बिजली का मीटर देखा है कि नहीं देखा है? यस सर, देखा है। हाँ, उस मीटर पे आज जाकर देखना क्या लिखा है, 2 फेज मीटर की 3 फेज मीटर, और बच्चे 2 फेज है। अब यहाँ पर मान लो कि बच्चा अभिषेक का घर है, अब अभिषेक को बच्चे हो सकता है दूसरे, और बच्चा हमारे पास तीसरे से बच्चे बिजली दी जाए। ये अब इलेक्ट्रिक इंजीनियर का काम होता है, वो सभी पर्सन्स को एक ही फेज नहीं देता, वो बना बनाकर फेज देता है, कॉम्बिनेशन, मतलब कि 3 फेज वायर्स होते हैं, किसी को 1 2 दे दी, किसी को दूसरी 2 दे दी, ताकि बच्चे लोड जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। पर न्यूट्रल यहाँ पर सभी के अंदर हमारे पास क्या होती है, सेम होती है, याद रखना। न्यूट्रल बच्चा हमारे पास इनके अंदर सेम होती है, ये जनरल नॉलेज वाली बात है। इन केस अगर कोई बंदा आपको पूछता है तो आप बता सकते हो कि मुझे पता है बिजली कैसे आती है, और अगर ये फेज और न्यूट्रल वायर किसी तरीके से जुड़ जाए बच्चे, तो उस सिचुएशन को बच्चे हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं, क्योंकि करंट जल्दी से जल्दी डैम की तरफ वापस जाना चाहता है क्लोज सर्किट करने के लिए। अगर आप उसको छोटा रास्ता दे दोगे तो वो एकदम से छोटे रास्ते से भागेगा, अगर बच्चे छोटे रास्ते से भागेगा तो हीटिंग करंट बढ़ जाएगा, हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, और बच्चे आग लग सकती है, जिसको शॉर्ट करते हैं। ये जनरल नॉलेज वाली चीज है। जी, एक बच्चा शायद कुछ पूछना चाह रहा था, बोलो बच्चे। सर बोल बोल बोल। यहाँ पे जैसे फेज में करंट जा रहा है और न्यूट्रल में भी करंट जा रहा होता है ना सर, वापस जा रहा होता है, मतलब कि क्योंकि बच्चे किसी भी सर्किट, अभी एक बात बताओ ना, किरचॉफ रूल क्या बोलता है कि करंट किस में चलना चाहिए, क्लोज लूप के अंदर चलना चाहिए, हाँ या ना? फिर इसमें मेरे को पूछना है कि जैसे फेज में करंट जा रहा है, न्यूट्रल में जा रहा है, तो फेज को छूते हैं तो करंट लगता है, न्यूट्रल को छूने पे करंट नहीं लगता। नहीं, देखिए बच्चे, हमारे पास न्यूट्रल के अंदर आपके पास करंट लगता है नहीं लगता, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहली बात है बच्चे, किसने बोला कि फेज पे आप चलोगे तो आपको करंट लगेगा? पहले तो ये बात बताओ मुझे, आपको किसने बोल दिया? अगर फेज पे बैठने से बच्चे आपको करंट लगता होता तो बताओ बच्चे, हमारे पास जो ये पक्षी बैठते हैं इनको करंट नहीं लगता? अगर आप फेज पे आप भी चलो, लेकिन चलो और किसी और पॉइंट को टच ना करो, तो बच्चे आपको भी करंट नहीं लगेगा। फेस पे आपको करंट तब लगता है आपका बॉडी का एक पार्ट फेस के ऊपर हो और दूसरा पार्ट किसी लोअर पोटेंशियल की तरफ हो, तो बच्चे आपको यहाँ पर बच्चे करंट लगेगा। अब ये डिस्कशन बहुत बार हो चुकी है, ठीक है? तो फेस पे करंट लगता है, ये मिसकॉन्सेप्शन है। वो ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आदमी गलती से 2 अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंसेस को टच करता है। बोलो सर, अभी तक क्या बताया आपने? बेटा कुछ नहीं, आई थिंक सो ये एक नॉर्मल सी बात है, कोई टेक्निकल बात नहीं बच्चे। सर ये नहीं, शॉर्ट सर, सर्किट मेरा वाला अभी फिर से ज्वाइन रिपीट हुआ है। हाँ बेटा, मेरा अभी ज्वाइन हुआ है जस्ट, तो कोई इसलिए नहीं पूछ बच्चे, रहा आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको लग जाएगा, कोई ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चे। सर शॉर्ट सर्किट वाला फिर से रिपीट कर दीजिए जो आपने बताया अभी। बेटा शॉर्ट सर्किट आपके पास तब होता है, हर करंट लोअर पोटेंशियल को ढूंढता है, हर किसको ढूंढता है बच्चे? लोअर पोटेंशियल। अब ये लोअर पोटेंशियल बच्चे हमारे पास कहाँ पर मिलता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में फ्रिज है, ठीक है, ये फ्रिज के को आप अर्थ के साथ क्यों जोड़ देते हो? ताकि एक्सेसिव अगर करंट आता है तो वो फटाफट अर्थ के अंदर चला जाए। हर जो करंट कैरिंग वायर है वो लोअर पोटेंशियल को ढूंढती है कि लोअर पोटेंशियल वाली जगह कहाँ पर है, तभी तो आपको शॉक लगता है। आप बोल रहे हो ना कि फेज में जाएंगे तो शॉक लगेगा, गलत बात। आप फेज पे चले जाओगे तो आपका और उस फेज वायर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। और बच्चे अगर आप फेज और न्यूट्रल के बीच में कनेक्शन बनाओगे तो जाकर बच्चे हमारे पास, क्योंकि न्यूट्रल जुड़ी होती है लोअर पोटेंशियल के साथ, तो बच्चे शॉर्ट सर्किट है। किसी तरीके से एक्सीडेंटली किसी फेज वायर और न्यूट्रल वायर के
लॉन्ग सर्किट के अंदर कोई कंडक्टर लग जाता है, आपको करवाया तो हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वायर लग जाती है और करंट बच्चा हमारे पास एकदम से लोअर पोटेंशियल पे जाना चाहता है, इसको शॉर्ट सर्किट बोल देते हैं। बस इतनी सी बात है बच्चों, करवाया तो हुआ है आपको, आए ना? यस सर। चलो सो अब बच्चे हमारे पास, तो आयुष आप देख लेना एक बारी वीडियो, ठीक है? कोई ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, जनरल नॉलेज वाली चीज है, ताकि सब्जेक्ट नहीं सर, ये अभी अल्टरनेटिंग करंट शुरू कराया ही है ना जैसे। हाँ बिल्कुल करें। हमारे पास यहाँ पर बच्चे सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज एंड बच्चा हमारे पास एसी करंट एंड द एसी करंट, इसके रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे। अब इसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन मुझे ऑलरेडी पता होनी चाहिए। हमारे पास यहाँ पर बच्चे अगर बोला जाता है कि आपके पास एसी वोल्टेज कैसे आती है, तो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। अब ये डायरेक्ट आपको यहाँ पर लिखनी पड़ती है, डायरेक्ट, कोई आपको नहीं पूछेगा ये डिराइव करो या करो, ऐसा करो वैसा करो, कुछ नहीं। ये बच्चा हमारे पास ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का बच्चा हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये बच्चा हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। और ये किसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बच्चा? हमारे पास एसी वोल्टेज। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है एसी वोल्टेज का। ये आपको V क्या है बच्चे? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। V बच्चा हमारे पास क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। V नॉट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चा? आपके पास पीक वैल्यू। V नॉट बच्चा हमारे पास क्या है? पीक वैल्यू। ओमेगा, ओमेगा बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई? एंगुलर, आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यह बच्चा हमारे पास 2 पाई इंटू एफ होती है या फिर 2 पाई बाई कैपिटल टी। अब कोई बच्चा दिमाग लगाए, ये कैपिटल टी कौन सा टाइम पीरियड है जिसके अंदर बच्चे ये जो टर्बाइन है ये पूरा एक चक्कर लगाती है, उसको बच्चे हम आपके पास कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और टी बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या है? टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। टी बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या है? टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब आप ऑल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मेजर करेंगे, इसका ग्राफ आपके पास कैसा बन जाएगा? देखते हैं, बताओ इसका ग्राफ आपके पास कैसे बन जाएगा? ये मेरे पास वोल्टेज V है और ये टाइम बच्चे मेरे पास T है। जल्दी बताओ बच्चे इसका ग्राफ कैसा बन जाएगा? ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसका ग्राफ बन जाएगा और दिस विल बी इक्वल टू, ये बच्चा हमारे पास किसके? ये हार्मोनिक मोशन करेगा। एग्जैक्टली बच्चे, ये हार्मोनिक मोशन जैसा बिहेव करेगा। ये हार्मोनिक मोशन नहीं करेगा, हार्मोनिक मोशन जैसा बिहेव करेगा। हमारे पास क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है ना, ये आपके पास एसी वोल्टेज पीरियोडिकली वेरी कर रही है, मतलब हमारी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ये बच्चे पीरियोडिकली, ये बच्चे आपके पास पीरियोडिकली क्या कर रही है? चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, changing direction and magnitude, changing the direction and the magnitude। ये बच्चे आपके पास पीरियोडिकली डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को चेंज कर दिए। इसकी पीक वैल्यू बच्चा हमारे पास V नॉट है और माइनस V नॉट है। यहाँ पर बच्चा हमारे पास ये वाली साइकिल, ये टाइम की वैल्यू किसके बराबर है? शाबाश बता दो, कैपिटल T। ये 1 साइकिल, यहां से लेके यहां तक बच्चा हमारे पास इसकी क्या बच्चे? 1 साइकिल, 1 साइकिल। और फ्रीक्वेंसी यही तो है बच्चे हमारे पास, साइकिल्स पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर हमको कितनी साइकिल्स मिलती है। और 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है बच्चा हमारे पास? बताओ शाबाश। हमें 1 सेकंड के अंदर, बिल्कुल 1 सेकंड के अंदर ये 50 टाइम्स बच्चे अपनी वैल्यू को या 50 साइकिल्स को बच्चे क्या करता है बच्चे? आपके पास लेके आता है, कंप्लीट साइकिल कर। तो बच्चा हमको यहाँ पर समझ में आ गया। अब यहाँ पर बच्चा क्वेश्चन मुझसे पूछ सकता है और मेरे को उसका जवाब देना पड़ेगा। क्या सर V इज इक्वल टू V नॉट कॉस ओमेगा टी? क्या ये भी आपके पास इसका आपके पास यहाँ पर एक्सप्रेशन हो सकता है? यस बिल्कुल हो सकता है।
कोई इशू वाली बात नहीं। तो सर फिर आप साइन क्यों लेते हो? मेरा आंसर बड़ा अपसर्ड और बड़ा अजीब सा होगा, क्योंकि सर इस एक्सप्रेशन से काम करना क्या होता है, थोड़ा इजी होता है। और कुछ नहीं। क्योंकि लॉजिक है ना, मैं अगर किसी पर्सन को बोलूं जब टाइम 0 था तो वोल्टेज मैक्सिमम थी, और एक था सर कि जब एक टाइम, तरह से साइन के केस में हम मीन से मेरी बात को समझो। यहाँ पर बच्चे अगर हम किसी को बोले कि जब टाइम 0 था तो कोई वोल्टेज नहीं थी, और जब टाइम 0 था तो वोल्टेज मैक्सिमम थी, ज्यादा कन्विंसिंग ये लगता है कि जब टाइम 0 था तो वोल्टेज क्या थी, 0। तो फिर टाइम बढ़ता है तो वोल्टेज बढ़ती है, फिर वो चेंज होती है, तो कन्विंसिंग लगता है, और कुछ नहीं। अदरवाइज ये भी बच्चे हमारे पास इक्वली है जी। अब अभिषेक आप क्वेश्चन पूछो, आप भी क्वेश्चन पूछ लो, आयुष सक्षम आप भी पूछ लो, प्रज्वल आप भी पूछ लो, बोलो बच्चे। जैसे यहाँ पे ये जो वी नॉट साइन ओमेगा टी और वी नॉट कॉस ओमेगा टी है, कॉस और साइन के पहले मतलब जो फंक्शन आ रहा है उसे सर एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसलिए सर वो पीक वैल्यू है। यस, आप उसको पीक वैल्यू बोलते हो। और टेक्निकली बच्चे एम्पलीट्यूड बोलने से बच्चे थोड़ा डरना है, क्योंकि रीजन है बच्चा, ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है, आपने उसका कोई पर्सनल नाम रखा हुआ है, तो आप बाकी दुनिया के सामने वो नाम बोलते हो घबराते हो, क्योंकि बच्चे लोग क्या सोचेंगे। ऐसे बच्चा अगर तू इसको एम्पलीट्यूड बोलेगा तो लोग बोलेंगे अरे यार इसको पता ही नहीं है कि एसी में इसको पीक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो होता है एम्पलीट्यूड या लड़ते, बिल्कुल सही है, लेकिन एसी वोल्टेज में टेक्निकली हम इसको क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू। ठीक, ओके सर। अच्छा नेक्स्ट पूछो बच्चे, शाबाश बोलो, शाबाश बच्चे। और किसी का डाउट? चले आगे बच्चे। अब बच्चे मैं इसका रिप्रेजेंटेशन देता हूं, इसको बच्चे हम किसी भी सर्किट में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये बच्चा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का सिंबल है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हमारे पास इसका मैथमेटिकल सॉरी आपका इस सर्किट का सिंबल है। अब बच्चे मैं आता हूं और आपको सीधा घेरता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चा, आपके पास फोकस करना। मेरे पास यहाँ पर है V इज इक्वल टू 100√2 इंटू बच्चा हमारे पास साइन ऑफ, यहाँ पर बच्चा हमारे पास साइन ऑफ मेरे पास आ गया 100π2। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो आपको पता होना चाहिए। नंबर वन, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज? शाबाश बोलो, पीक वैल्यू ये बच्चा 100√2। सेकंड बच्चा हमारे पास व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट? तो ये ओमेगा है, तो 100π इज इक्वल टू ओमेगा, और 100π इज इक्वल टू बच्चे 2π इंटू एफ, पाई से पाई कैंसल, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। और तीसरी चीज है बच्चे, कैलकुलेट द टाइम। अब फोकस करना, कैलकुलेट द टाइम, मुझे बच्चे वो टाइम बताना बच्चे एट विच, जिसके ऊपर, एट विच जिसके ऊपर बच्चे द पीक वैल्यू जो बच्चा हमारे पास, सॉरी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू, the instantaneous value is half of the maximum या फिर peak value, half या फिर maximum of the peak value। अब बताओ ये क्वेश्चन कैसे करोगे? मेरे पास V इज इक्वल टू V नॉट इंटू साइन ऑफ बच्चे ओमेगा इंटू टी। ये V बच्चा हमारे पास V नॉट बाई 2, तो 100√2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू V नॉट, ये कितने के बराबर है, 100√2, और साइन ऑफ ओमेगा टी तो 100π इंटू टी, ये हमारे पास कैंसल हो जाएगा। तो साइन ऑफ मेरे पास 100π इंटू टी इज इक्वल टू हाफ। साइन का कौन सा एंगल हाफ होता है बच्चे हमारे पास? कितना? 5/6। तो इसका मतलब बच्चे देयरफॉर 100π इंटू टी इज इक्वल टू π/6। पाई से पाई क्या, 600, तो 1 डिवाइडेड बाई 600 सेकेंड के ऊपर ऐसा हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 600 ऑफ सेकेंड के अंदर बच्चे ये हमारे पास ऐसा हो जाएगा, ये बच्चा हमारे पास ऐसा हो जाएगा। प्लीज इस बात को फोकस करें,
कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है। शाबाश। क्लियर सर। क्लियर है बच्चे? श्योर है? किसी और बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। शाबाश। क्लियर? चले आगे बच्चे, हमारे पास नेक्स्ट वन। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है? ऑल्टरनेटिंग करंट अगेन। सो हमारे पास देयरफॉर अगर मैं बात करूं ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट का सिंबल कैसे आएगा? आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट जो होगा बच्चे, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? जैसा वोल्टेज है वैसा करंट है। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा इंटू टी। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ बच्चे हमारे पास क्या आ गया? ओमेगा इंटू टी। यह हमारे पास आ गया। यहाँ पर I इंस्टेंटेनियस वैल्यू, आई नॉट बच्चे हमारे पास पीक, बच्चे हमारे पास यहाँ पर बच्चे वैल्यू, ओमेगा आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टी बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या बच्चे? टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका ग्राफ आपको बताना आना चाहिए। इसका एक और एक्सप्रेशन क्या हो सकता है जरा बताओ? आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये भी हो सकता है। अब अगर आपको क्लैरिटी है कि ये मेरे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, आई नॉट बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या बच्चे? पीक वैल्यू है। हमारे पास यहाँ पर टी क्या है? टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, टाइम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। और ओमेगा हमारे पास यहाँ पर क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी कि 2 पाई एफ या फिर बच्चे 2 पाई बाई कैपिटल टी। 2 पाई बाई बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? कैपिटल टी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमारे पास बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। इन अ सर्किट, हमारे पास एक सर्किट में ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू 100 साइन ऑफ 200 पाई इंटू टी। आपके पास 100 साइन 200 पाई इंटू टी। द करंट राइजेस, द करंट जो करंट है बच्चा हमारे पास राइजेस, द करंट राइजेस, जो करंट राइज कर रहा है बच्चे हमारे पास फ्रॉम जीरो टू पीक वैल्यू इन, फ्रॉम जीरो टू पीक वैल्यू टू द पीक वैल्यू। अब आपको डिकोड करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या? पीक वैल्यू इन, यानी कि ये आई की वैल्यू कब पीक वैल्यू के बराबर हो जाएगी? मैं ऑप्शन देता हूं बच्चे आपको। नंबर 1 1/400, नंबर 2 ऑप्शन देता हूं बच्चे 1/300, नंबर 3 ऑप्शन देता हूं बच्चे 1 बच्चे हमारे पास 100, और नंबर 4 ऑप्शन बच्चे मैं आपको कौन सी देता हूं बच्चे? 1/200। और ये बच्चा हमारे पास 1/200 सेकेंड, और बच्चे हमारे पास सेकेंड, ये सेकेंड और ये सेकेंड। जी अपनी कॉपी पे जरा ट्राई करो। ए ऑप्शन थर्ड ऑप्शन, फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन। चलो चेक करके देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है या नहीं। जरा चेक करते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि ये आई आपके पास 100 कब होगा? 100 इज इक्वल टू 100, और बच्चा हमारे पास साइन ऑफ 200 पाई इंटू टी। और बच्चा हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि साइन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगी? शाबाश बताओ। साइन की वैल्यू बच्चा, बिल्कुल साइन की वैल्यू बच्चा हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगी बच्चे? अब बच्चा हमारे पास 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ 200 पाई इंटू टी। तो अब साइन के अंदर से इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? तो आंसर है बच्चे आपके पास 1 कब होता है? जब साइन 200 पाई टी किसके बराबर होगा? पाई बाई। तो पाई से पाई कैंसिल, तो टी किसके बराबर है? 1/4। ये आंसर आ जाएगा। ये बच्चा हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा बच्चे? आंसर आ जाएगा। ये बच्चा हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक लग गया पता बच्चे? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप बच्चे यहाँ पर फंसोगे तो नहीं? निकल जाएगी ना बच्चे इसमें से गाड़ी आपकी? निकल जाएगी ना बच्चे गाड़ी इसके अंदर से? अब इसमें से आपकी गाड़ी निकल जाएगी तो फिर दोबारा बच्चे दूसरे रास्ते पे गाड़ी लेके चलते,
नंबर 1। और ये बच्चे अब हमारे पास इंपॉर्टेंट है, याद रखना बच्चे, और ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ऑल्टरनेटिंग, जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, दे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड बच्चे हमारे पास एंड दे ऑल्टरनेटिंग करंट, जो ऑल्टरनेटिंग करंट्स है, जो ऑल्टरनेटिंग करंट्स हैं बच्चे हमारे पास आर फेजर। अब इसका मतलब क्या होता है कि वो फेजर्स, इनको बच्चे हम बोलते हैं ये फेजर क्वांटिटीज हैं। अब बच्चा इसको लेके बोलता है सर इसका मतलब क्या है, आप बताना क्या चाहते हो या समझाना क्या चाहते हो, मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है और इसके मतलब से हमारे पास चीजें कैसे निकल कर आए। याद रखना, मैं आपको थोड़ा +1 के अंदर लेके जाता हूँ। याद रखना, एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव, जब दो वेव्स मिलती थी तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स आपके पास क्या चीज होती है बच्चे, जो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स होती है बच्चे वो फेजर क्वांटिटीज है। और जो चीज फेजर्स होती हैं बेसिक नेचर उनकी क्या बच्चे स्केलर है, बट दे आर एडेड, बट क्या है बच्चे, दे आर एडेड, इनको ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो एंड फेज एंगल बिटवीन देम, एंड द फेज एंगल बिटवीन देम, उन दोनों के बीच का जो फेज एंगल है उसको बच्चे हम किसकी तरह यूज करते हैं, फेज एंगल बिटवीन देम इज used as used as angle for vector addition, angle for the vector addition। ये बच्चा हमारे पास सुपर डुपर कॉन्सेप्ट है, ये बच्चे याद रखना, ये हमारे पास एक सुपर डुपर कॉन्सेप्ट है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो वेव ऑप्टिक्स के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट आएगा कि जब आप दो वेव्स को आपस में ऐड करते हो वेव्स को, तो बच्चे सिंपली उनके एम्पलीट्यूड ऐड नहीं होते, वो ऐड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर इसके हिसाब से ऐड होते हैं बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, a² + b² + 2ab cos θ। ये आखिरी बार नहीं है, इसके बाद दोबारा फिर ये चीज बच्चे कहां पर आएगी, वेव ऑप्टिक्स के अंदर। तो मतलब क्या होगा, फेजर का मतलब क्या होगा, जैसे मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, अब देखना मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर लुढ़क जाएंगे इस कॉन्सेप्ट के अंदर। अगर बच्चे हमारे पास यहां से करंट आ रहा है, यहां से भी एक करंट आ रहा है, और ये दोनों करंट आपस में ऐड होकर ऊपर की तरफ को जा रहे हैं, ठीक, ध्यान से समझना, ये मेरे पास है 8 sin of ओमेगा टी, ठीक है भाई, और ये बच्चे हमारे पास है 6 cos of ओमेगा टी। ध्यान से समझना, ये मेरे पास पहला करंट है I1 और ये दूसरा ऑल्टरनेटिंग करंट है I2, और ये I1 + I2 टीचर पूछता है बता क्या हो। अब मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर या तो टेक्निक करके आएंगे या बोलेंगे सर पता नहीं सर इसका आंसर क्या होगा। इसमें ऑप्शन बच्चे आपके पास हो सकती है 14, दूसरी ऑप्शन 10, तीसरी ऑप्शन बच्चे हमारे पास यहाँ पर आपके लिए 2 हो सकती है, और डी ऑप्शन बच्चे हमारे पास यहाँ पर हो सकती है 48। कैसे करेंगे, कैसे, जो करंट ऐड हुआ वो 14, 10, 2, 8, इसमें से किस एम्पियर से, 6 × 8। अभी देखते हैं। सबसे पहले बच्चे मुझे I1 + I2 करना है, और क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग करंट है तो फेजर है, यानी कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होगा। साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लिखता हूं साइन ऑफ 30 डिग्री और साइन ऑफ कॉस ऑफ 60 डिग्री, सेम है कि डिफरेंट है बच्चे, बताओ। सेम है। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, मतलब फेज का मतलब यही होता है कि कितने एंगल के बाद वो वैल्यू को रिपीट कर रहे हैं। जैसे बच्चे साइन ऑफ 60 डिग्री और कॉस ऑफ 30 डिग्री सेम है कि डिफरेंट है बच्चे, हमारे पास सेम है, यानी कि साइन ऑफ 90 ± थीटा, बताओ किसके बराबर होता है बच्चे, शाबाश बताओ, कॉस थीटा। लिख सकते हैं ना बच्चे, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब बच्चे साइन और कॉस में कितने का फर्क होता है बच्चे हमारे पास, बताओ जरा, 90। अब ये आपको याद भी रखना पड़ेगा, और ये बच्चे +1 के अंदर सिखाया जाता है जब आप वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़ते हो।
कि हमारे पास दो वेव्स के बीच में आपके पास फेज डिफरेंस ऐसे, क्योंकि 90 के बाद इसकी वैल्यू रिपीट होगी, 90 का आपके पास आ जाता है बच्चे, cos 90 फेज डिफरेंस है बच्चे हमारे पास। यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या है बच्चे, फेज डिफरेंस। क्या मैं cos ऑफ ओमेगा टी को ऐसे लिख सकता हूँ, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ पाई बाय 2, यस और नो? लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, यस और नो? यस सर। तो हमारे पास अगर I1 आपके पास 8 साइन ओमेगा टी, तो I2 बच्चे हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 6 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। पहले तो आपने ये देखना है, अगर ये साइन है तो ये साइन है, ये जो एक्स्ट्रा एंगल आता है इसको बच्चे आप बोलते हैं फेज। फेज डिफरेंस, फेज एंगल कुछ भी, और ये वेव ऑप्टिक्स में बड़ा काम आ रहा है। पर ध्यान रखना ये साइन है तो ये भी साइन है। अब आपको ऐड क्या करना है, ये 8 है और ये बच्चे 6 है, और इनके बीच का फेज एंगल कितने के बराबर है बच्चे, पाई बाय 2। तो अब बताओ बच्चे I1 प्लस I2 किसके बराबर है, बिल्कुल एग्जैक्टली 10। तो अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, वही तो बात है बच्चे। क्या हमारे पास क्या है, आप 8 6 इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, कॉस 90। जैसे बच्चे अगर मान लिया जाए कि हम किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो बच्चा अब उस लेवल के ऊपर तैयारी करेगा तो आंसर दे पाएगा। और अगर आप ऑल ओवर इंडिया जाकर देखें तो बेटा बच्चे ऐसे क्वेश्चन करते हैं, और आप ही की उम्र के बच्चे होते हैं जो ये ऐसे क्वेश्चन करते हैं। आप जाके बोलोगे मुझे किसी ने सिखाया नहीं, तो बताओ बच्चे वो आपके साथ सिंपैथी रखेंगे या फिर बच्चे आपके पीठ के पीछे हंसेंगे? वो पीठ के पीछे हंसेंगे, बोलेंगे तू भी तो +2 कर रहा था, हमने भी तो डिसीजन लिया लाइफ का इसको सीखने का, तूने अब डिसीजन नहीं लिया, तेरी गलती है भाई। तू नहीं लाइफ में ग्रो करना चाह रहा तो हम क्या कर सकते हैं। अब होता ये है कि जब ऐसे कॉन्सेप्ट हम बच्चों को कराते कि बच्चों के मुंह भी बन जाते कई बार, और वो इसलिए बिल्कुल बेटा आपके पास इसी तरीके से ना, क्यों बच्चे हमारे पास है, क्योंकि बच्चों को लगता है ये हम पे इम्पोज किया जा रहा है। तो आप इस बात को समझो बच्चे कि टीचर आपको ये सारी चीजें बता रहा है, कोशिश कर रहा है कि यार देख लो कभी क्वेश्चन गलत ना हो जाए। तो लेकिन मैं फिर आपको बोलूंगा ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट, अगर नॉर्मल डीसी करंट है तो 8 + 16 कितना, 8 + 6 कितना होता है बच्चे, 40। लेकिन अभी इसका आंसर कितने के बराबर है बच्चे, हमारे पास 10 के बराबर। जी, अब अगर किसी बच्चे का डाउट है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है, शाबाश। मतलब बोलो सर, जैसे करंट में अगर दो टाइप है, डीसी एसी, तो हमने पढ़ा था कि करंट का जब सम करते हैं तो स्केलर जैसा सम करते हैं, लेकिन एसी में हम वेक्टर सम करते हैं। फिर से क्वेश्चन पूछो बच्चे। सर जब हम करंट को ऐड करते थे तो हम मतलब स्केलर टाइप लेके उसको ऐड करते थे, तो यहाँ पे मींस एसी में हम उसको वेक्टर। रीजन बच्चे डेवलपमेंट है ना। अगर आज से 10 साल पहले भी बच्चे, अगर आज से 10 या 15 साल पहले मान लो ये कोरोना वायरस होता तो आपकी ऑनलाइन क्लास लग रही होती क्या? आज नहीं लग रही होती ना, क्योंकि तब टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी। आप तो बच्चे शुक्र करो कि टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, हर पर्सन को इंटरनेट का पता है, लैपटॉप का पता है, जूम का पता है, डिजिटल पैड का पता है, तो वो बच्चे काम कर पा रहे, नहीं तो आपकी क्लास लगती नहीं। कहने का मतलब है लोग बच्चे धीरे धीरे चीजों को डेवलप करते हैं। नेचर, ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट अगर दोनों का नेचर सेम होता बच्चे, और दोनों को बच्चे हम सेम ढंग से अप्लाई करते फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी बच्चे। आप मजेदार ढंग से बच्चे अपने घर में पंखे को किससे चलाओ बच्चे, डीसी से चलाओ। नहीं चलता ना डीसी से, तभी तो घर में इन्वर्टर रखा हुआ है ना, इसकी नेचर है बच्चे। इसको फेजर बोला जाता है। फेजर क्यों बोला जाता है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है ना बच्चे। जब किसी की वैल्यू फिक्स नहीं होती है तो आप उसको डायरेक्ट कैसे ऐड कर सकते हो, क्योंकि जो 8 है, क्या 8 आपके पास 8 साइन ओमेगा टी का मतलब है इसकी वैल्यू 8 ही रहेगी इस करंट की, कि कभी 0 नहीं होगी, चेंज करेंगे होगी ना, वेरी करेगी। तो आप जो चीज वेरी कर रही है, सामने वाला करंट भी वेरी कर रहा है, तो एक तरीके से ये रिजल्टेंट वेक्टर निकालकर हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे, एवरेज वैल्यू। एक तरह के बच्चे आपके पास एक एवरेज वैल्यू टाइप निकाल रहे कि हाँ करंट 10 के आसपास क्या करेगा, लाई करेगा। ठीक है बच्चे, क्योंकि वेरी कर रहा है इसलिए वो दोनों के बीच का कोई मुकाबला है। क्लियर है सर।
ठीक है, नेक्स्ट। हाँ लोकेश पूछो बच्चे। सर इस टाइप के क्वेश्चन में हम फेज एंगल पाई बाय 2 ही लेंगे? हाँ, अगर साइन और कॉस है बच्चे तो पाई बाय 2 है, लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा इस लड़के ने, बड़ा सही क्वेश्चन पूछा, आई लाइक दैट। चलो भी, तेरे दोस्त मिलते होते हैं रोज शाम को मुझे उससे सर लोकेश कहाँ गया, क्या जवाब दूं उनको? सर अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ, सर अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। वो और एक तो रो भी रहा था, गर्भ पता नहीं क्यों है, वो गर्भ नहीं, दूसरा क्या नाम है दूसरे का? सर ध्रुव। हाँ, वो बेचारा बेचारा आंखों में आंसू भरे होते, कैसे सर मेरे को उसको मिले हुए काफी दिन हो गए। मैं कोई नहीं, मैं बोला तेरी सिफारिश मैं कर दूंगा, बेचारा आंखों में अंगूठे दे के रो रहा था। चल इधर ध्यान दे। अब बच्चे, मेरे को भी इमोशनल करेगा यहाँ पर बच्चे। अब देखो, अब ये क्वेश्चन के अंदर टीचर बोलता है ऐड करो। अब बताओ इसमें, अब टीचर बोलता है इन दोनों करंट को ऐड करो, फेज एंगल कितने के बराबर आ जाएगा? पाई बाय 6। साइन और कॉस में हमेशा 90 का फर्क आता है, लेकिन ये अगर टीचर आपको ऐसा देगा फिर थोड़ी ना 90 पे जाओगे, फिर तो पाई बाय 6 पे जाओगे। और अब बताओ बच्चे, यहाँ पे रिजल्टेंट किसके बराबर आ जाएगा बताओ? 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 2 इंटू 8 इंटू बच्चे कॉस ऑफ, आपके पास कितना आ जाएगा? 180 बाई 6। 180 बाई 6 कितने के बराबर है भाई? शाबाश बताओ। 30। ये बच्चा हमारे पास cos ऑफ 30, तो आपके पास अंडर रूट ऑफ 36 प्लस ऑफ 64 प्लस ऑफ 48 रूट 3। तो देख लो बच्चे, 100, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 प्लस 48 रूट 3, ये इसके आसपास है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लग गया पता बच्चे? शाबाश बता। यस लग गया सर। पता? अच्छा। यस सर। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक चीज बच्चे आपको याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पर इनके बीच में फेज एंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। या अगर कोई बच्चा आज यहाँ सीख गया, उसकी वेव ऑप्टिक्स आज वैसे की वैसे सुधर गई, वहां पर भी सेम ऐसी चीज है, फेज डिफरेंस करते जाएंगे, क्वेश्चन के आंसर आते जाएंगे। अच्छा, फोकस करना और ध्यान से करना, फोकस करना ध्यान से करना। मैं आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट बच्चे, ये एक पोर्शन हमारे पास खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट पोर्शन है बच्चे हमारे पास, दे आपके पास बिहेवियर ऑफ द एसी करंट। अब फोकस करना, नेक्स्ट पार्ट शुरू हो रहा है, द बिहेवियर ऑफ द एसी करंट, द बिहेवियर ऑफ द एसी करंट। ये नेक्स्ट टॉपिक बच्चे हमारे पास शुरू हो रहा है, और इसको समझने के लिए सबसे पहले बच्चे आज हम समझेंगे एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी करंट, द एवरेज वैल्यू ऑफ द एसी करंट। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले अभिषेक एक बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैंने उसको बताया क्योंकि एसी करंट फिक्स नहीं है, वेरिएबल। एवरेज ऑफ एसी करंट या फिर बच्चे आई एवरेज। तो अब ध्यान से समझना, हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस आ गई बच्चे, आर ओम की। मैंने इसके नीचे यहां पर क्या लगा दिया बच्चा, आपके पास एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा दी, और मेरे पास सेम रेजिस्टेंस यहां पर आ गई बच्चे आपके पास, और नीचे हमारे पास यहां पर क्या आ गई बच्चे, वोल्टेज आ गई। और हमारे पास ये कौन सी वोल्टेज है, ये डीसी है, और यह हमारे पास क्या है बच्चे, एसी है। ये रेजिस्टेंस आर ओम सेम है, ये दोनों सेम सर्किट्स। अब होता क्या है, ध्यान से समझना, होता क्या है ध्यान से समझना, मैं फिर आपको बता। अब होता यह है बच्चा हमारे पास, अब इसमें से करंट अगर आई चलेगा, अगर इसमें से आई करंट चलेगा, तो आई करंट चलने से इसमें कौन सी चीज पास होगी बच्चे बताओ, चार्ज पास हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी अगर करंट चलता है बच्चे हमारे पास, यहां पर कोई करंट अगर चलता है, उस करंट के चलने से भी बच्चे इस सर्किट में क्या पास होता है बच्चे, चार्ज पास होता है। अगर मान लिया जाए इस आई करंट के चलने से डेल्टा टी टाइम के अंदर इसके अंदर कोई क्यू चार्ज पास हुआ, और हमारे पास किसी आई डीसी करंट चलने से बच्चे सेम टाइम के अंदर सेम चार्ज पास हुआ, यानी कि टाइम इंटरवल भी सेम है बच्चे और चार्ज भी सेम पास हुआ,
हालांकि ये करंट बच्चा हमारे पास क्या था, ऑल्टरनेटिंग चेंज हो रहा था, ये हमारे पास डीसी था जो कि फिक्स था। तो आप यहां पर क्या बोलोगे कि इस डीसी करंट की जो फिक्स वैल्यू है, आप उसको बच्चे क्या बोलोगे, आप उसको यहां पर इस ऑल्टरनेटिंग करंट की क्या बोलोगे बच्चे, एवरेज वैल्यू बोलोगे। आप इस डीसी करंट की वैल्यू को इस ऑल्टरनेटिंग करंट की क्या बोलोगे, एवरेज वैल्यू बोलोगे। बहुत सिंपल सी चीज है, कंपैरिजन बेस्ड, क्योंकि बच्चे और तो कोई तरीका बचा ही नहीं हमारे पास। एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट ये बच्चे हमारे पास बेस्ड होती है बच्चे ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज फ्लो। इसको चार्ज कैसे फ्लो कर रहा है उसके बेसिस पे बच्चे हमारे पास देखा जाता है, चार्ज फ्लो के ऊपर बेस्ड। हमारे पास यहाँ पर एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट इज इक्विवेलेंट, देखो इज इक्विवेलेंट फॉर द डीसी करंट, फॉर द बच्चा हमारे पास डीसी करंट, फॉर द डीसी करंट विच, जो कि बच्चे व्हेन फ्लोड, विच व्हेन फ्लोड, विच व्हेन फ्लोड, जब बच्चे आपके पास फ्लो की गई, विच व्हेन फ्लोड थ्रू the same resistance in the same resistance for same time, for the same time and it और ये बच्चा हमारे पास क्या करता है, and it आपके पास travels the same amount of the charge, ये बच्चा हमारे पास सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को ट्रेवल करवाता है। इट मेक ट्रेवल द सेम अमाउंट ऑफ द चार्ज। कौन सा करंट बच्चे, डीसी करंट। अगर कोई डीसी करंट सेम सर्किट में सेम टाइम के लिए चले और बच्चे उतना ही चार्ज प्रोड्यूस कर दे जितना कि ऑल्टरनेटिंग करंट ने किया था, तो आप डीसी करंट की उस वैल्यू को क्या बोलोगे बच्चे, द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कि उस सर्किट में फ्लो होके गया। अब बाय डेफिनेशन कोई बच्चा मुझे बताए चार्ज की क्या डेफिनेशन होती है, शाबाश बताओ, चार्ज किसके बराबर होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाता है बच्चे, आई डी टी। अब इसके लिए आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आनी चाहिए। एक मिनट पीछे शो करना सर, नोट करना बच्चे, थोड़ा थोड़ा करता हूँ। हेलो कर दो सर, सर। हो गया सर। हो गया बच्चे, श्योर है। यस अच्छा, सर। अब बच्चे हमारे पास चार्ज किसके बराबर आता है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। और इस वजह से बच्चे हमारे पास अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चे, द चार्ज फ्लो इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी। अब मेडिकल वाले बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, रीजन मेडिकल वाले बच्चों को थोड़ी सी इंटीग्रेशन जो होती है बच्चे वो कम आती है। इंटीग्रेशन कम आने की वजह से यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब मैं आपको बता देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए एक्स डी एक्स, एग्जाम्पल दिस इज गिवन बाय माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए एक्स अपॉन ए, माइनस और बच्चे लिमिट मान लो x1 से x2, तो लिमिट बच्चे x1 से x2, और फिर हम क्या करते हैं -1 बाई ए कॉमन, और कॉस ऑफ ए x1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए x2, ये बच्चे हमारे पास, ये बच्चा हमारे पास क्या आगे चार्ज की वैल्यू। अब हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं फॉर दिस फुल साइकिल, द एवरेज वैल्यू। अब हम बच्चे यहाँ पर एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं फॉर फुल साइकिल, फुल साइकिल का मतलब कितना टाइम पीरियड होता है, शाबाश बताओ, 0 से लेके कैपिटल टी के, 0 से लेके बच्चा हमारे पास यहाँ पर किसके लिए, कैपिटल टी के, 0 से लेके बच्चा हमारे पास किसके लिए बच्चे, कैपिटल टी के, पूरी साइकिल। तो हमारे पास Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके बच्चे t, और मेरे पास I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी, यहाँ पर I नॉट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से t साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी, और दिस इज I नॉट, इसको इंटीग्रेट कर देंगे माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 से लेके,
0 से लेके बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, दिस विल बी इक्वल टू टी, ये हमारे पास है। अब फोकस करते हैं बच्चे हमारे पास कि यहाँ पर क्या चीज आती है, फोकस करने हमारे पास यहाँ पर माइनस आई नॉट इंटू ओमेगा बाहर की तरफ को आ जाए। अब अंदर बच्चे एक बार अपर वैल्यू डालनी है कॉस ऑफ ओमेगा इंटू कैपिटल टी, एक बार लोअर वैल्यू डालनी है कॉस ऑफ ओमेगा इंटू जीरो, ओमेगा इंटू जीरो कॉस ऑफ जीरो, तो दिस इज अ माइनस ऑफ आई नॉट इंटू ओमेगा कॉस ऑफ, ये बच्चे 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, 1 तो ये कैंसिल, कॉस ऑफ 2 पाई बी क्या होता है 1, 1 माइनस 1 क्या होता है 0, तो आपके पास देयरफॉर जो चार्ज ट्रेवल किया बच्चे फुल साइकिल के अंदर वो हमारे पास 0, और देयरफॉर बच्चे ये हमारी पहली कॉन्सेप्ट बन जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और पहली कॉन्सेप्ट बच्चे हमारे पास क्या आ जाती है, एवरेज वैल्यू। याद रखना बच्चे आपके पास एवरेज वैल्यू 0 से लेके टी, आपके पास आई डी टी एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू दिस इज इक्वल टू 0, लेकिन फुल साइकिल के लिए 0 से लेके टी, अगर टीचर वोल्टेज के बारे में बोलता है ये भी बच्चे 0, एक फुल साइकिल के ऊपर एवरेज वैल्यू बच्चे 0। वैसे भी इसका एक और लॉजिक है मैं बताता हूँ, इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है जरा बताएगा कोई बच्चा मुझे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है कोई बच्चा बताए, इंटीग्रेशन का बेसिक मीनिंग होता है टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, ताकि बच्चे हम एरिया अंडर द कर्व को निकाल सके, टू फाइंड द एरिया, जितना एरिया ऊपर है उतना ही तो नीचे। इसका मतलब इसका जितना एरिया बच्चे पॉजिटिव है हमारे पास यहाँ पर उतना एरिया बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या बच्चे नेगेटिव, तो हमारे पास जब आप 0 से लेके कैपिटल टी के बीच में एरिया कैलकुलेट करने जाओगे तो नेट एरिया क्या आ जाएगा बच्चे 0, ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे 0, इस वजह से आई एवरेज आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे 0 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात। जी अभिषेक बोलो बच्चे, शाबाश। सर इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट एसी करंट है ये वेक्टर है तो उसी पोजीशन पे वापस आ जा रहा है वन साइकिल में, एग्जैक्टली ये फेजर है बच्चे, तो जितना ये आगे जाता है बच्चे उतना ये पीछे आ जाता है, यानी जितना चार्ज आगे चला गया उतना पीछे आ जाता है कह सकते हो, तो इसकी वजह से एवरेज वैल्यू 0, ठीक है चले आगे। यस सर। अब बच्चे हमारे पास ये करंट है तो ये बच्चे हमारे पास पता लगता है, लेकिन बच्चे अगर मेरे को कोई टीचर बोलता है एवरेज वैल्यू, दे एवरेज वैल्यू ऑन हाफ साइकिल, तो बताओ क्या चीज आ जाएगी, शाबाश बताओ। जी मानस बोलो बच्चे। सर डायरेक्शन इससे चेंज होता है, मतलब कि आगे बेटा जाएगा हाँ डायरेक्शन चेंज होता है, तभी तो इसी वजह से ऑल्टरनेटिंग होगा चार्ज आगे एग्जैक्टली पीछे। जितना चार्ज, तभी तो बच्चे मेरे को एक बात बताओ, आप इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कौन से करंट को यूज करते हो, एसी को कि डीसी को, डीसी को क्यों यूज करते हो, एसी क्यों नहीं यूज करते हो, अगर आप एसी यूज करोगे तो जितनी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई है वो वापस हो नेट जाएगी। वापस आ जाएगी, तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो Yes, हमारे sir. पास एवरेज वैल्यू, तो फुल साइकिल की तो 0, हाफ साइकिल की देख लेते हैं, तो हमारे पास शुरुआती दौर के स्टेप तो सारे सेम रहेंगे, अब हम यहीं से शुरू करते हैं। तो हमारे पास अब हम आई एवरेज निकालना चाहते हैं 0 से लेके t/2, तो हमारे पास माइनस ऑफ आई नॉट इंटू ओमेगा, और हमारे पास 0 से लेके t/2, मैं बीच के स्टेप स्किप कर रहा हूँ, ओमेगा इंटू टी, तो माइनस ऑफ आई नॉट इंटू ओमेगा, और कॉस ऑफ ओमेगा टी 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाइड बाई बच्चे t/2 माइनस कॉस ऑफ 0, ये 0 आ जाएगी, ये कैंसिल। अब बताओ कॉस ऑफ पाई कितने के बराबर होता है, शाबाश, ये बच्चे -1 और बच्चे -1, तो आपके पास आई एवरेज की वैल्यू, लेकिन किसके लिए बच्चे, हाफ साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए, ये बच्चे हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगी 2I नॉट इंटू ओमेगा, ये बच्चे हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी 2I नॉट अपॉन ओमेगा, ये हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगी बच्चे 2I नॉट इंटू बच्चे हमारे पास ओमेगा,
हालांकि आप ओमेगा को भी चेंज कर सकते हो, लेकिन बच्चे क्योंकि आप इसको 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हो, पर ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे, एक आपके पास स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया। ठीक बच्चे, कोई दिक्कत बच्चे हमारे पास इसके अंदर से, कोई प्रॉब्लम बच्चे इसके अंदर से, शाबाश बताओ। नो सर। तो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर कितने के बराबर आ जाएगा बच्चे। नाउ दिस इज नोन एज टू बी द आई एवरेज वैल्यू। ये बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाती है बच्चा, आई एवरेज की आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाती है। सो हमारे पास आई एवरेज की वैल्यू जो आपके पास करंट के लिए, वही बच्चा हमारे पास वोल्टेज के लिए भी है, 0 से लेके T/2। तो जल्दी बता दो कितने के बराबर है बच्चा हमारे पास। नाउ दिस इज इक्वल टू कितने के बराबर आ जाएगी, 2 into V0 अपॉन बच्चे हमारे पास ओमेगा। तो ये बच्चे हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, 2V0 आपके पास इंटू ओमेगा। सो ये अब नॉन जीरो क्यों हुई बच्चे, क्योंकि ये सिर्फ आपके पास किसके लिए थी, हाफ साइकिल के लिए। तो हाफ साइकिल के लिए नॉन जीरो हो जाए। ठीक, क्लियर है बच्चे, ये वाली चीज क्लियर है बच्चे। किसी बच्चे का कोई डाउट रह गया हो? सर 1 सेकंड पीछे स्लाइड करना सर, 1 मोर। सर ये डेफिनेशन समझ नहीं आई मेरे को सर। हाँ बोलो, क्या नहीं समझ में आया इसमें? सर ये नहीं समझ आया पेज पूरा का पूरा सर। हाँ बेटा, सर मेरा नेटवर्क वीक हो गया था, ये सर समझ नहीं आया। अच्छा मैं समझा देता हूँ आपको ना। एवरेज वैल्यू ऑफ AC current is hard to calculate. It is hard to calculate and explain. ये बच्चे बहुत मुश्किल है बताना और एक्सप्लेन भी करना। रीजन बच्चा हमारे पास क्या है, रीजन बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये चीज है बच्चे, क्योंकि आपके पास ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है बच्चे, ऑल्टरनेटिंग करंट आपके पास कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, जरा बता दो बच्चे। वेरिएबल। और मुझे अगर एवरेज वैल्यू निकालनी है तो मुझे कोई स्किल, कोई टेक्निक, कोई बच्चा आपके पास कोई पॉइंट उठाना पड़ेगा जो कन्विंसिंग हो, जो कन्विंसिंग हो। अब एवरेज वैल्यू ऑफ द AC करंट, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चे, इक्विवेलेंट। आप इक्विवेलेंट समझते हो क्या चीज होती है? जैसे आप सब्जी मंडी में जाते हो तो वो जो आपको 1 किलो सेब तोल के देता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, जो उसने लोहे का भार रखा हुआ होता है, हाँ है ना, इक्विवेलेंट होता है। क्या अगर वो 1 किलो सेब आपको तोल के देता है तो आप लोहे के भार को उठा के घर पे लेके आओगे, या आप कन्विंस हो जाओगे कि यहाँ पर भी 1 किलो वेट था, ये भी इसका मतलब 1 किलो होगा। मेरी बात समझ गए? आप बराबर मान लेते हो ना दोनों को, हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो इक्विवेलेंट है। तो AC करंट को ऐसे ही इक्विवेलेंट माना गया, किसके बच्चे बताओ जरा, DC करंट के। किसके बराबर माना गया, DC करंट। और DC करंट के बराबर क्यों माना गया, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। विच व्हेन फ्लो, कौन सा, विच कौन, DC करंट, व्हेन जब वो ट्रेवल करता है थ्रू द सेम रेजिस्टेंस, थ्रू द सेम रेजिस्टेंस एंड फॉर द सेम टाइम। आप सेम टाइम के लिए सेम सर्किट के अंदर जब DC करंट को चलाते हैं, और ये DC करंट उतना ही चार्ज सर्किट में फ्लो करवाता है जितना कि AC फ्लो करवा रहा था। ये सारी चीजें थ्योरेटिकल है, ये सारी चीजें क्या है बच्चे, थ्योरेटिकल है। तो आप बोलोगे कि ये बच्चा हमारे पास ये जो DC करंट है बच्चे, ये DC करंट जो हमारे पास होगा ये किसके बराबर होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ AC करंट। जैसे मुझे एक बात बता बच्चे, जब आप मार्केट में जाते हो और आप 1 किलो सब्जी लेते हो, ये तराजू है, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर तराजू होता है। आप जब यहाँ पर 1 किलो वेट डालते हो, वेट डाल देता है वो आदमी, सामान नहीं डाला, तो बताओ तराजू कहाँ की तरफ को आ जाता है, इस तरफ को झुक जाता है, हाँ या ना, झुक जाता है ना एक तरफ को, हाँ या ना। तो इसका मतलब उसने टॉर्क लगाया, ये टॉर्क किसने लगाया बच्चे, वेट ने लगाया। फिर आप यहाँ पर आलू प्याज सब्जी जो भी फलाना ढमकाना रखना शुरू करते हो, तो ये वाला सामान भी यहाँ पर क्या लगाता है, टॉर्क लगाता है। अगर दोनों के टॉर्क बराबर हो जाए तो आप क्या बोलते हो,
आप बोलते हो ये सामान 1 किलो का क्यों है, क्योंकि आप बोलोगे ये सामान 1 किलो का इसलिए क्योंकि ये सामान उतना ही टॉर्क लगा रहा है जितना यहाँ पे रखा हुआ वेट इस तरफ को लगा रहा है, तो हो गया ना ये 1 किलो का सामान। ये डीसी करंट एवरेज वैल्यू ऑफ एसी करंट क्यों है, 2 मिनट मानस रुक जाए, क्योंकि ये एसी करंट के बराबर ही चार्ज फ्लो करेगा जब सेम टाइम के अंदर सेम रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो करेगा, सेम है, तो आप ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू को डीसी के बराबर मान लोगे। ये पॉइंट है बच्चों, ठीक है। आई बात कुछ पल्ले, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पता लग गया। जी मानस पूछो बच्चे आप, शाबाश। सर मैं पूछना था कि सर थोड़ी टाइम बाद एसी करंट में सर चार्ज अपोजिट हो क्यों जाता है? बेटा ये प्रॉपर्टी है बच्चे, जो इसकी वजह बच्चे हमारे पास एसी करंट नहीं है, ये वोल्टेज है बच्चे आपके पास, ये वोल्टेज है। ये वोल्टेज अपनी नेचर चेंज करती है, ये अपनी पोलैरिटी चेंज करती रहती है। ओके यानी कि जो टर्मिनल अभी पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है। अच्छा थोड़ा सा पॉइंट रह गया बच्चे, थोड़ा सा पॉइंट रह गया। ये बच्चे एवरेज वैल्यू अभी हमारे पास, इसको कंपेयर करना। अब ये बच्चे हमारे पास किसके बराबर होनी चाहिए, हमने बोला कि वो डीसी की वैल्यू जो सेम टाइम के लिए चल रही है, तो ये हमारे पास कितने के बराबर आ जाएगी, T/2। ये अब एवरेज वैल्यू ये वाली हो जाएगी। लोकेश थैंक यू बच्चे, लोकेश बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चे हमारे पास डीसी करंट की वो वैल्यू के लिए जो सेम टाइम हाफ साइकिल के लिए चला, और इस डीसी करंट ने इतना ही चार्ज प्रोड्यूस किया जितना चार्ज बच्चे हमारे पास कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये बच्चे हाफ साइकिल के अंदर एक ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो देयरफॉर मेरे पास आई डीसी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये बच्चा आ जाएगा 2I0 अपॉन ओमेगा। ओमेगा किसके बराबर होता है बच्चे, 2π/t। और नीचे बच्चे मेरे पास क्या आ गया, T/2। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से, तो हमारे पास डेफिनेशन के हिसाब से आई एवरेज की वैल्यू किसके बराबर है, दिस इज 2I0 अपॉन पाई। और ये कौन से टाइम के लिए बच्चे बताओ, 0 से लेके T/2। आपके पास V एवरेज की वैल्यू किसके बराबर है बच्चे, 2V0 अपॉन पाई, लेकिन कौन सी साइकिल के लिए सर पाई की ओमेगा। बच्चे अब कैंसिल हो गए ना बच्चे हमारे पास। आपके पास T/2 आया तो ये नहीं समझ आया, क्या बेटा, बोलो डेफिनेशन समझ गया, बोलो बच्चे, प्रज्वल। समझ गया। ये बच्चे आपके पास था चार्ज फ्लो, ये बच्चे चार्ज फ्लो था, ये आईडीटी निकाला था ना आपने। ये बच्चे आपके पास चार्ज था, ये चार्ज था, ये चार्ज आपके पास 0 था। नेक्स्ट टाइम के अंदर ये हमारे पास क्या था, चार्ज फ्लो। और यही चार्ज अगर डीसी करंट सेम टाइम के अंदर फ्लो करा दे, तो जो डीसी करंट की वैल्यू आएगी आप उसको किसके बराबर बोलोगे, एवरेज वैल्यू ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट के बराबर बोलोगे। ये बच्चा हमारे पास तभी करके पाई आ जाएगा। तो आई एवरेज आपके पास किसके बराबर है, 2I0/पाई, और आई वी एवरेज किसके बराबर है, 2V0 अपॉन पाई। इससे ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में तो टीचर कोई क्वेश्चन पूछना नहीं वाला, क्योंकि डेरिवेशन आई नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके पास है। ठीक है बच्चे, चलिए। सो अब बाकी चीजें अब हम कल डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको थोड़ा पढ़ के आइए। थैंक यू सर।